साथियों नमस्कार। आज हम व्याख्या कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रवाह कौशल, दृष्टांत कौशल और सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ेंगे। इन सब के 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं। साथियों, एक प्रश्न हमें सफल व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा कर देता है और वही प्रश्न गलत हो जाने पर हम असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। एक ही प्रश्न हमें घर के पास की सर्विस दिला देता है और एक ही प्रश्न गलत होने पर घर से बहुत दूर हम चले जाते हैं। आज हम ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिनकी ओर ध्यान बहुत कम जाता है या हम ऐसा मानकर छोड़ देते हैं कि इनसे तो बहुत कम प्रश्न आते हैं, या फिर हम ऐसा भी मान करके छोड़ देते हैं कि इनको पढ़ने से क्या फायदा, ये समझ में नहीं आएंगे। साथियों, यदि हम सीधे इन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे तो भी हमें अंदाज होगा कि इन कौशलों में से कुछ कौशल ऐसे हैं जिनसे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ कौशल ऐसे हैं जिनसे एक ही बार अब तक प्रश्न पूछा गया है। आइए प्रारंभ करते हैं व्याख्या कौशल से। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति। संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। संयोजक का अर्थ है जोड़ने वाले शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। ये 2010 में पूछा गया। जोड़ने वाले शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग व्याख्या कौशल में होता है। जब हम व्याख्या के द्वारा व्याख्या कौशल के माध्यम से बालकों को पढ़ाते हैं उस समय वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कौशल क्या है, उनकी परिभाषाएं कैसी हैं, व्याख्या कौशल क्या है, उसकी परिभाषा, इसको भी हम इसकी व्याख्या में समझते हैं। कौशल की पहली परिभाषा दी है के पासी ने। इनके अनुसार शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। के पासी कहते हैं कौशल बालक के अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कौशल हैं क्या? तो कौशल शिक्षण की क्रियाएं हैं तथा कौशल व्यवहार का समूह है। ऐसी शिक्षण क्रियाएं, ऐसे व्यवहार जो बालक को सिखाने में अधिक उपयोगी होती हैं, उनको कौशल कहा जाता है। ऐसी परिभाषा दी है के पासी ने। दूसरी परिभाषा कौशल की हम देखेंगे, NL गेज महोदय हैं। इन्होंने कहा है शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। एक बात यहां हमें स्पष्ट हो गई, ये ऐसी क्रियाएं हैं, कौशल ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कार्य हैं, इनका प्रयोग कक्षा शिक्षण में करना है। ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती हैं या शिक्षक की निरंतर निष्पत्ति के रूप में होती हैं। ये क्रियाएं और विधियां शिक्षण के विभिन्न प्रकार के स्तरों से संबंधित होती हैं और शिक्षक को निष्पत्ति के रूप में क्या मिला, इनसे भी संबंधित होती हैं। ये NL गेज महोदय ने कहा। तीसरी परिभाषा है शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होता है। कौशल मानसिक क्रियाएं हैं, कौशल शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये क्रियाएं क्रमबद्ध हैं और समन्वित इकट्ठी प्रणाली है। कौशल मानसिक और शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं। 3 परिभाषाएं हो गई। अब व्याख्या कौशल क्या है, व्याख्या कौशल का अर्थ क्या है, ये भी हम इसमें देखेंगे। इसमें व्याख्या कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण रहती है। व्याख्या मौखिक की जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से की जाती है। पहला अर्थ है इसका विद्यार्थी की आयु,
परिपक्वता, पूर्व ज्ञान और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या संप्रति के अनुरूप उचित कथनों का चयन करना। हम जब व्याख्या कर रहे हैं उस स्थिति में हमें विद्यार्थी की आयु का ध्यान रखना चाहिए, व्याख्या उसकी आयु के अनुसार हो। विद्यार्थी की परिपक्वता के अनुसार व्याख्या हो, व्याख्या विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो और जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा, चयन किए हुए कथनों को एक दूसरे से संबंधित करना। जिन कथनों को हम चयन कर रहे हैं, जिन कथनों के माध्यम से हम व्याख्या कर रहे हैं, तो पहला कथन, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। फिर उन चयनित कथनों का प्रयोग संप्रत्यय अथवा विषय विशेष को ठीक प्रकार से समझाने के लिए कुशलता पूर्वक करना। जिन कथनों का चयन हमने कर लिया वे परस्पर संबंधित हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, फिर उन कथनों का प्रयोग व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए हमें करना चाहिए। अब व्याख्या कौशल के घटक क्या है? तो पहला घटक है वांछित व्यवहार। उपयुक्त प्रारंभिक और निष्कर्ष कथनों का प्रयोग करना। व्याख्या करते समय हमें प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करना चाहिए, निष्कर्ष के रूप में कथनों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करते हैं तो बालक मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और निष्कर्ष कथन के द्वारा हम पढ़ाए जाने वाले विषय को या व्याख्या को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर से देखिएगा, प्रारंभिक कथन, इसके द्वारा हम बालक मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्रारंभिक कथन का सीधा और सरल अर्थ है, जब हम व्याख्या को प्रारंभ कर रहे हैं उस समय जिन कथनों का, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन वाक्यों को सुनकर के बालक मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और व्याख्या के अंत में हम निष्कर्ष कथनों का प्रयोग करते हैं। निष्कर्ष कथन के द्वारा बालक को उस व्याख्या का सार समझाया जाता है। ये वांछित व्यवहार है अपना। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सेतु के रूप में, पुल के रूप में काम करते हैं। फिर तीसरी विशेषता है इसकी आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना। ये इसकी तीसरी विशेषता है। जिन कथनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे कथन अपने आप में संपूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। और चौथा और अंतिम है वांछित व्यवहार में बोध परीक्षण। बोध परीक्षण की जानकारी के लिए अध्यापक मध्य में प्रश्न पूछता है, व्याख्या के मध्य में और व्याख्या के अंत में प्रश्न पूछता है। इसके माध्यम से अध्यापक को जानकारी होती है, बोध होता है, मैंने जो पढ़ाया उसमें मैं कितना सफल रहा। फिर से देखिए, उपयुक्त प्रारंभिक और निष्कर्ष कथनों का प्रयोग करना। व्याख्या करते समय प्रारंभिक कथन कहने चाहिए, निष्कर्ष के रूप में भी कथन अध्यापक को कहने चाहिए। इससे प्रारंभिक कथन से बालक मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। निष्कर्ष कथन में व्याख्या का सार प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना, इनमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः, जैसा कि, क्योंकि, फलस्वरूप, इस प्रकार के अनेक शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग दो कथनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हीं को व्याख्या सेतु कहा जाता है, तो इनका प्रयोग भी करना चाहिए ताकि दो कथन जुड़ते रहें। अनावश्यक बिंदुओं, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना
और बोध परीक्षण में मध्य और अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके माध्यम से अध्यापक को स्व शिक्षण की जानकारी प्राप्त होती है। व्याख्या करने में कितना सफल हुआ ये जानकारी मिलती है। दूसरा प्रकार है, दूसरा घटक है अवांछित व्यवहार। वांछित का अर्थ है चाहा गया और अवांछित का अर्थ है नहीं चाहा गया व्यवहार। ऐसा कौन सा व्यवहार है जिसको व्याख्या में हम नहीं चाहेंगे? निरर्थक कथनों का प्रयोग, ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करना जो निरर्थक है, जो व्याख्या से संबंधित नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। दूसरा है कथनों में निरंतरता का अभाव। व्याख्या करते समय ऐसे वाक्य, ऐसे कथन हमें नहीं कहने चाहिए जिनमें तारतम्यता नहीं हो, विषय वस्तु से संबंधित नहीं हो, अथवा दो कथन आपस में जुड़ते ही नहीं हो। एक कथन में जयपुर की बात की जा रही है और दूसरा कथन बीकानेर की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे कथनों का आपस में प्रयोग नहीं हो। प्रवाहिकता का अभाव। व्याख्या करते समय ऐसा नहीं लगे कि तारतम्यता नहीं है, व्याख्या करते समय ऐसा नहीं लगे कि कथनों में प्रवाह नहीं है, निरंतरता नहीं है। इसके बाद में है व्याख्या में अनुपयुक्त शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अनावश्यक रूप से मुहावरों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या कौशल के दो घटक हमने पढ़े। पहले तो पढ़ा व्याख्या का अर्थ है, दो घटक पढ़े। पहले में वांछित व्यवहार, व्याख्या करते समय कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए, कौन से तरीके काम में लेना चाहिए या कौन कौन सी बातों को हमें उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा व्यवहार है दूसरा घटक है अवांछित व्यवहार। व्याख्या करते समय हमें कौन कौन से व्यवहार काम में नहीं लेने चाहिए या किस प्रकार की सावधानी हमें रखनी चाहिए। ये व्याख्या कौशल के दो घटक हो गए। आइए अब प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कौशल के घटक में से जो बहुत कम हम पढ़ते हैं, व्याख्या की व्याख्या नहीं पढ़ते, व्याख्या कौशल की ओर ध्यान ही नहीं जाता, उसी में से प्रश्न आ गया। व्याख्या कौशल घटकेषु, व्याख्या कौशल घटकों में वांछित व्यवहार है नास्ति, वांछित व्यवहार नहीं है। बोध परीक्षणम, इसके द्वारा मध्य में और अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षण की जानकारी, व्याख्या शिक्षण की जानकारी अध्यापक प्राप्त करता है, ये व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल में वांछित व्यवहार में आता है। दूसरे नंबर पर है निरंतर कथनस्य अभाव है, निरंतर कथनस्य अभाव है, निरंतर कथनस्य अभाव है। निरंतर कथनों का अभाव ये अवांछित व्यवहार की श्रेणी में आता है। फिर है प्रारंभिक कथनम, प्रारंभिक कथन के द्वारा छात्र पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर के पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। बहुत वांछित व्यवहार में आता है। आवश्यक बिंदु नाम ऊपरी ध्यानम, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, ये भी वांछित व्यवहार में है। इसमें से तीन ऑप्शन वांछित व्यवहार के हैं, बोध परीक्षणम, प्रारंभिक कथनम, आवश्यक बिंदुना ऊपरी ध्यानम। इनका क्रम भी हम यदि देखना चाहें तो बोध परीक्षणम वांछित व्यवहार में चौथे नंबर पर है। प्रारंभिक कथनम ये वांछित व्यवहार में पहले नंबर पर है, प्रारंभिक और उपयुक्त कथनों को कहना। इसके बाद में है आवश्यक बिंदु नाम ऊपरी ध्यानम, ये तीसरे नंबर पर है। चार वांछित व्यवहार हैं, उनमें से तीन दिए गए। ये निरंतर कथनस्य अभाव है, निरंतर कथनों का अभाव अवांछित व्यवहार है, इसको नहीं करना चाहिए। व्याख्या कौशल में ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करें जिनमें निरंतरता नहीं हो, तो ये अवांछित व्यवहार है। व्याख्या कौशल में नहीं चाहा गया व्यवहार है, जबकि तीन चाहे गए व्यवहार है। बोध परीक्षणम हो गया, इसके द्वारा मध्य और अंत में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक कथनम हो गया, इससे छात्र
पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। आवश्यक बिंदु नाम ऊपरी ध्यानम, आवश्यक बिंदुओं के ऊपर ही ध्यान देना। जिस व्याख्या को, जिस संप्रत्यय को हम पढ़ा रहे हैं उसी की ओर ध्यान जाना चाहिए। व्याख्या कौशल के बाद में है पुनर्बलन कौशल। कौशल पुनर्बलन कौशल मिति कस्या परम नाम है। पुनर्बलन कौशल यह किसका दूसरा नाम है। पुनर्बलन कौशल यह किसका दूसरा नाम है। यह आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। प्रवाह कौशल का अन्य नाम है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन के 4 प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक मौखिक पुनर्बलन, दूसरा है सकारात्मक अमौखिक पुनर्बलन, नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन और नकारात्मक अमौखिक पुनर्बलन। जैसे शब्द हैं उसी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य बात है इनमें से पहले में मौखिक है, बोल करके कह करके शब्द के माध्यम से पुनर्बलन दिया जाता है और सकारात्मक पुनर्बलन बालक को दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम भी बहुत बार करते हैं। बहुत अच्छा, बालक ने उत्तर बताया, बालक ने कार्य दिखाया, हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत खूब, गजब, शानदार। ऐसे शब्दों का प्रयोग है सकारात्मक मौखिक पुनर्बलन। अब दूसरा प्रकार है अमौखिक। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अध्यापक कुछ भाव भंगिमाओं के द्वारा पुनर्बलन प्रदान करता है। जैसे बालक ने अच्छा उत्तर दिया तो मुस्कुरा करके बालक का स्वागत करेगा। बालक ने अच्छा उत्तर दिया तो बालक के पास जाकर के उसकी काफी देख करके पास में खड़ा होकर के कार्य को देखता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं हो गई, सकारात्मक है लेकिन अमौखिक है, दोनों में अंतर हो गया। बोल करके कह करके बालक को पुनर्बलन देंगे तो वो मौखिक होगा, सकारात्मक देंगे तो सकारात्मक मौखिक होगा। बालक को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से पुनर्बलन हम दे रहे हैं तो वो सकारात्मक है लेकिन अमौखिक है। दूसरा चलिए, सकारात्मक के विपरीत हो गया नकारात्मक और मौखिक है। सकारात्मक में अच्छी बातों को, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक में अच्छे शब्दों से विपरीत शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे एक उदाहरण इसका हम लिखेंगे नकारात्मक का। आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल गलत है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ही असत्य है, आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। पुनर्बलन तो दे रहे हैं, शब्द के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक पुनर्बलन में आ गया। इसी प्रकार चौथा होगा नकारात्मक अमौखिक पुनर्बलन। पुनर्बलन तो देंगे लेकिन शब्द के माध्यम से नहीं देंगे, वो नकारात्मक होगा, वो बालक के लिए नेगेटिव होगा। जैसे माथे पर बल पड़ना, गुस्से से बालक की ओर देखना या फिर आंखें निकालना। इसमें से भी 2022 में प्रश्न आ गया है, अभी हम देखेंगे। पुनर्बलन के 4 प्रकार हैं, मौखिक, अमौखिक, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला प्रकार फिर से देखिए, मौखिक का अर्थ है शब्द के माध्यम से कहना। यदि शब्द के माध्यम से अच्छा पुनर्बलन हम दे रहे हैं तो वो सकारात्मक है, जैसे बहुत अच्छा, धन्यवाद, गजब। यदि शब्द के माध्यम से हम नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो नकारात्मक पुनर्बलन है, जैसे गलत, असत्य,
ठीक नहीं कहा आपने, ठीक नहीं कहा आपने। इसी प्रकार यदि शब्द के माध्यम से नहीं दे रहे, शरीर की क्रिया के माध्यम से कोई पुनर्बलन दे रहे हैं, अच्छा पुनर्बलन दे रहे हैं, तो उसको सकारात्मक माना जाएगा। जैसे मुस्कुराना, बालक के पास जाकर के खड़े होना, इस प्रकार की सामान्य क्रिया। यदि वही पुनर्बलन यदि शरीर के माध्यम से पुनर्बलन दे रहे हैं और वह नकारात्मक है, तो उसको नकारात्मक अमौखिक पुनर्बलन कहा जाएगा। जैसे किसी ने गलत होमवर्क किया तो गुस्से से देखना, गलत उत्तर दिया तो आंखें निकालना, समझ में नहीं आने वाला उत्तर दिया तो माथे पर बल पड़ना। 4 प्रकार का पुनर्बलन हो गया। 2 सकारात्मक है, 2 नकारात्मक है, दोनों ही मौखिक और अमौखिक है। मौखिक और अमौखिक, सकारात्मक नकारात्मक याद रखें, एक बार मौखिक जोड़े, एक बार अमौखिक जोड़े, प्रकार हो गए 4। आइए इसी में से प्रश्न है। पुनर्बलन कौशल से भेदविष्ट है। पुनर्बलन कौशल के भेद है। ज्ञानात्मकम ऋणात्मकम च, अवबोधात्मकम क्रियात्मकम च, विधेयात्मक नकारात्मक च, नकारात्मकम च, ज्ञानात्मकम अवबोधात्मकम च। सीधा किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार वो ही लिखे हैं, मौखिक और अमौखिक। ये प्रश्न समझ का था। ज्ञानात्मक और दूसरा प्रकार है ऋणात्मक, जिसको हमने कहा सकारात्मक, उसको प्रश्न में कहा गया ज्ञानात्मक। जिसको हमने कहा नकारात्मक, उसको प्रश्न में कहा गया नकारात्मक। ये समझ का था। तो पुनर्बलन के 2 प्रकार हो गए, ज्ञानात्मक और ऋणात्मक। ज्ञानात्मक भी 2, या ज्ञानात्मक को सकारात्मक कहा, ये भी 2 प्रकार का हो गया, मौखिक और अमौखिक, शाब्दिक या अशाब्दिक। यहां भी ये भी 2 प्रकार का हो गया, मौखिक शब्द के द्वारा और अमौखिक बिना शब्द के द्वारा। प्रकार 2 हो गए, जो उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है। वही प्रश्न यहां देखने को मिला। अनुभव का प्रश्न था, जिनका प्रश्न ठीक हुआ, निश्चित ही ये परसेंट बढ़ाने में, सफलता बढ़ाने में बहुत मददगार रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटक नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के घटक नहीं है। शब्द के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अन्वेषण का अर्थ है खोज। ऐसे प्रश्न जिनके माध्यम से हम कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को खोज प्रधान प्रश्न कहा जाता है। अन्वेषण प्रधान प्रश्न उन्हीं को कहा जाता है। देखिए एक उदाहरण देखिए। अध्यापक ने प्रश्न किया, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अध्यापक के द्वारा किया गया। अध्यापक को ने प्रश्न किया, बालकों को सीधा उत्तर नहीं आया कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। इस प्रश्न के बदले में उत्तर निकालने के लिए जो प्रश्न किया जाएगा, उसी प्रश्न को खोज प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न या पूरक प्रश्न कहा जाता है। जैसे इसके बदले में कहा, चलो ठीक है, समझ में नहीं आया, तो दूसरे प्रकार से देखिए, उसे राजस्थान की राजधानी भी कहा जाता है। उसे राजस्थान की राजधानी भी कहा जाता है। ये प्रश्न मुख्य प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए, मुख्य प्रश्न के उत्तर में सहायता देने के लिए जिस प्रश्न को पूछा जाता है, उसी को खोज प्रश्न कहते हैं। क्योंकि ये उत्तर की खोज कर रहा है, उसी को अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहते हैं और उसी को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो अन्वेषण प्रधान पूरक प्रश्न या फिर खोज प्रश्न कौशल से घटक नास्ति। खोज प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, इसके पुनर्केंद्रण प्रविधि होती है। दूसरा इसी में प्रकार है पुनः अनुदेशन प्रविधि है, और तीसरा इसका घटक है अनुबोधन
क्रिया। ये 3 घटक हैं इसके, ये घटक नहीं है, ये बहुत वर्ष पहले 2014 में पूछा गया प्रश्न है। छात्राणाम ज्ञान विस्तार है क्रियते, छात्रों के ज्ञान का विस्तार किया जाता है। अन्वेषण प्रश्नों के द्वारा संभव है ये, क्योंकि मुख्य प्रश्न पूछा, उसका उत्तर निकालने के लिए दूसरा प्रश्न पूछा, तो 2 प्रश्नों के माध्यम से बालकों के ज्ञान का विस्तार हो रहा है कि जिसको गुलाबी नगरी कहते हैं वही राजस्थान की राजधानी है। फिर आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण प्रधान प्रश्नः भवन्ति, अन्वेषण प्रधान प्रश्न होते हैं, क्लिष्ट होंगे, सरल होंगे, परस्पर भिन्न होंगे या परस्पर संबंधित हैं। ये भी अपना अनुभव का है। 2 प्रश्न हमने देखे थे, गुलाबी नगरी और राजस्थान की राजधानी। गुलाबी नगरी और राजस्थान की राजधानी, ये दोनों प्रश्न आपस में संबंधित हैं। जो उत्तर गुलाबी नगरी का है वही उत्तर राजस्थान की राजधानी इस प्रश्न का है। तो अन्वेषण प्रधान प्रश्न आपस में संबंधित होते हैं। अध्यापकेन प्रश्न है प्रष्टव्य है, अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछने चाहिए। ये भी अनुभव का प्रश्न आया है। प्रथमम कमपि छात्रम निर्देश्य, पहले किसी भी छात्र को निर्देश करके। पढ़ाते समय जिन प्रश्नों को हम पूछते हैं उनका प्रकार कैसा होना चाहिए, तो किसी को भी कहा कि आप सुरेश कुमार जी खड़े हो जाइए, किसी भी एक छात्र को कहा, उसी से प्रश्न पूछा, बाकी कक्षा आराम से बैठी, उनको कोई मतलब नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। समग्र कक्षा निर्देश से, सारी कक्षा को निर्देश करके, बोर्ड के सामने खड़े हैं, सारी कक्षा को निर्देश करके प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न सबको समझ में आता है और सब उसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। केन कौशल माध्यमेन, अध्यापक है विषय वस्तु स्पष्टीकरण से प्रयासम करोति। केन कौशल माध्यमेन, किस कौशल के माध्यम से, किस कौशल के माध्यम से अध्यापक है, अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण से विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयासम करोति, प्रयास करता है। प्रश्नोत्तर कौशल माध्यमेन, प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से। ये प्रश्न भी प्रश्न कौशल या प्रश्नोत्तर कौशल से संबंधित है। ये दूसरा प्रश्न है प्रश्नोत्तर कौशल का। केन कौशल माध्यमेन, किस कौशल के माध्यम से अध्यापक है, अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण से विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रयासम करोति, प्रयास करता है। प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से। प्रश्नोत्तर कौशले कम न अपेक्षते, प्रश्नोत्तर कौशल में किसकी अपेक्षा नहीं है या प्रश्नोत्तर कौशल कैसा नहीं होना चाहिए। ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है। प्रतिध्वनि रूप प्रश्नम, स्पष्ट प्रश्नम, पाठानुरूप प्रश्नम, उचित प्रश्नम। प्रश्न कैसा नहीं हो, तो जैसे हम शुरू करेंगे प्रश्न उचित हो, जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार हो। पाठानुरूप प्रश्नम, पाठ के अनुरूप प्रश्न हो। स्पष्ट प्रश्नम, और प्रश्न की भाषा शैली भी स्पष्ट हो। अनुभव का प्रश्न है ये भी हमारे लिए। प्रतिध्वनि रूप प्रश्नम इसमें नहीं होने चाहिए। तीसरा प्रश्न हो गया प्रश्नोत्तर कौशल से। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल के कुछ प्रश्न यहाँ हैं, कुछ प्रश्न गद्य पद्य की पाठ योजना के साथ में दिए गए हैं, क्योंकि वो उनसे संबंधित है। कौशल प्रस्तावना ही है उनमें। प्रस्तावना प्रश्न से हेतु अस्ति, प्रस्तावना प्रश्न का हेतु है। प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। कृत्रिम प्रस्तावना हेतु, सामाजिक संबंध से स्थापना, या फिर सामान्य मानव वर्तनम, या फिर अध्येता पढ़ने वाले के द्वारा सायुज्यम जोड़ना, और विषय निर्धारणम च, विषय का निर्धारण करना। प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे किसको, वर्तमान ज्ञान को, बालक के वर्तमान ज्ञान को उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं उनका उद्देश्य है यही है, जो छात्र पढ़ रहा है उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तो वर्तमान की जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है।
और विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। साथ में प्रस्तावना में एक शिक्षण सूत्र काम करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न 4 या 5 इससे अधिक नहीं होने चाहिए और प्रस्तावना के उत्तर हाँ या नहीं में भी नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न भी प्रस्तावना में नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका सीधा उत्तर हो हाँ अथवा ना। सर्वाधिक प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में, रीट आदि में प्रस्तावना से ही पूछे गए हैं। कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है बहुत ही। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना कौशल में होता है। ज्ञाततः अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सूत्र से प्रयोग है संपाद्यते, सूत्र का प्रयोग संपादित होता है, प्रस्तावना कौशल में होता है। पाठ से प्रारंभ है, प्रारंभ कौशल मस्ती, पाठ को प्रारंभ करने वाला कौशल है, तो प्रस्तावना के माध्यम से ही पाठ प्रारंभ होता है। ये 2022 में पूछा गया है। प्रस्तावना कौशले छात्र से परीक्षणम भवति, प्रस्तावना कौशल में छात्र का परीक्षण होता है, ये भी 2022 में पूछा गया है। ये भी सेकंड ग्रेड 2022 है और ये भी सेकंड ग्रेड 2022 है। एक ही एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित 2 प्रश्न हैं। पूर्व ज्ञान का परीक्षण बालक का किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल से मुख्य उद्देश्य मस्ती, ये संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है पूर्व ज्ञान परीक्षणम। देखिए एक ही ऑप्शन दोनों में दिखाई दे रहा है, पूर्व ज्ञान से परीक्षणम, और यहां है पूर्व ज्ञान परीक्षणम। यहां षष्ठी तत्पुरुष समास हटा करके ऑप्शन बना दिया गया, बाकी एक ही ऑप्शन है दोनों में। संस्कृत और सामान्य एजुकेशन दोनों में एक ही ऑप्शन, एक ही प्रश्न, मिलता जुलता प्रश्न है संस्कृत और सामान्य डिपार्टमेंट में। तो प्रश्न आपस में मैच करते हैं। दोनों विभागों के प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा फायदा हमें तैयारी में भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं इससे दृष्टांत कौशल में। अब हम आ गए दृष्टांत कौशल से घटकेषु नास्ति, दृष्टांत कौशल के घटकों में नहीं है। दृष्टांत कौशल के घटकों में निम्न में से कौन सा नहीं है? सरलोदाहरणानाम निर्माणम, सरल उदाहरणों का निर्माण। उदाहरणाय उचित माध्यम से प्रयोग है, उदाहरणों के लिए उचित माध्यम का प्रयोग। उचित उदाहरणानाम निर्माणम, उचित उदाहरणों का निर्माण। और अंतः क्रियाशैली परिवर्तनम, द ऑप्शन इसमें से नहीं है। दृष्टांत कौशल समझते हैं, इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं फिर हमें समझ में आएगा। दृष्टांत कौशल किसी अमूर्त विचार को समझाने के लिए है, किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए है, पढ़ाए जाने वाले बिंदु को समझाने के लिए है। अध्यापक के द्वारा अपनाई गई एक कला अथवा तकनीक है। दृष्टांत कौशल किसका नाम है? तो हम कहेंगे किसी अमूर्त विचार को समझाने के लिए अध्यापक के द्वारा अपनाई गई एक कला अथवा तकनीक है। या फिर हम कह सकते हैं किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए अध्यापक द्वारा अपनाई गई एक कला अथवा तकनीक है। पाठ्य बिंदु को समझाने के लिए अध्यापक द्वारा अपनाई गई एक कला अथवा तकनीक है। दृष्टांत कौशल द्वारा अध्यापक उचित उदाहरणों के चयन, उनका दृष्टांत रूप में प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों को वांछित निष्कर्ष और सामान्यीकरण तक पहुंचाता है। दृष्टांत के माध्यम से उदाहरणों का चयन करके अध्यापक विद्यार्थियों को जैसा निष्कर्ष पाठ्य बिंदु का वो चाहते हैं उस पर पहुंचाता है और सामान्यीकरण तक भी पहुंचाता है। दृष्टांत कौशल के रूप कैसे हैं? शाब्दिक या मौखिक रूप द्वारा दृष्टांत। इसमें पाठ्य बिंदु से संबंधित घटनाएं सुनाई जाएंगी, कहानियां सुनाई जाएंगी। दृष्टांत कौशल का पहला रूप है शाब्दिक, शब्द से कहेंगे, बोल करके बताएंगे, या मौखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित घटनाएं बालकों को सुनाएंगे, उससे संबंधित कहानियां बालकों को सुनाते हैं, तो ये शाब्दिक या मौखिक दृष्टांत हो गए।
दूसरा उदाहरण देखिए, अशाब्दिक दृष्टांत है। इसमें हमें बोलना नहीं पड़ेगा, इसमें हमें मौखिक रूप से कहना नहीं पड़ेगा। ये इस दृष्टांत में हम जिस पाठ्य बिंदु को संप्रत्यय को समझाना चाह रहे हैं उससे संबंधित वस्तुएं लाते हैं, मॉडल बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, नमूने बनाते हैं और इन सब का प्रयोग और प्रदर्शन कक्षा में किया जाता है। अशाब्दिक हो गया, बोलना नहीं पड़ा, समझाना नहीं पड़ा, और इसमें जिस बिंदु को हम समझाना चाह रहे हैं उस बिंदु को वस्तु के माध्यम से समझा दिया, मॉडल दिखा करके समझा दिया, चित्र दिखाकर समझा दिया, चार्ट से, रेखा चित्र से, मानचित्र से, नमूने से आदि का प्रयोग करके हमने बालकों को समझा दिया, तो अशाब्दिक हो गया। शाब्दिक में शब्द के द्वारा समझाते हैं, पढ़ाए जाने वाले विषय की घटनाएं बालकों को सुनाते हैं। अशाब्दिक में उस विषय से संबंधित मॉडल, प्रतिकृति, चित्र, मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दो घटक हो गए, शाब्दिक और अशाब्दिक। फिर है दृष्टांत कौशल के घटक आप पढ़ेंगे। सार्थक उदाहरणों का निर्माण करना। दृष्टांत कौशल के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण अपने सार्थक होने चाहिए। सरल उदाहरणों का प्रयोग करना, उदाहरण सरल होने चाहिए। रोचक उदाहरणों का प्रयोग करना, उदाहरण रोचक होने चाहिए। फिर है उदाहरणों के लिए उचित माध्यम का प्रयोग। उचित माध्यम का अर्थ है शाब्दिक अथवा अशाब्दिक। दो प्रकार के माध्यम हो गए, शाब्दिक है और अशाब्दिक। दृष्टांत कौशल काम में ले रहे हैं तो कुछ माध्यम ऐसे होंगे जहां शब्द के द्वारा पाठ्य बिंदु की व्याख्या करनी पड़ेगी, शाब्दिक हो गया। जहां बिना शब्द को बताए मॉडल, चित्र, प्रतिकृति आदि के द्वारा व्याख्या करनी पड़ती है, पाठ्य बिंदु को समझाना पड़ता है, तो वो दृष्टांत का अशाब्दिक माध्यम हो गया। आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग, इसमें पहले उदाहरण होगा, उसके बाद में नियम होगा। फिर स्थापित अंतिम बिंदु इसका होगा पहले निगमन विधि और उसके बाद में आगमन। फिर से लौट करके आइए, यहां पर पहला जो प्रकार पढ़ा हमने आगमन, निगमन, उपागम, ये कहना चाह रहा है पहले आगमन विधि का प्रयोग कीजिए, उसके बाद निगमन विधि का प्रयोग कीजिए। अर्थात पहले उदाहरण और उसके बाद में नियम हमें समझाना है। इस घटक में, इस घटक का दूसरा भाग है स्थापित नियम और सिद्धांत को प्रयोग में लाना। तो पहले निगमन विधि का प्रयोग कीजिए, पहले नियम और फिर आगमन विधि का प्रयोग इसके माध्यम से कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। सूक्ष्म शिक्षण हो गया। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षते। सूक्ष्म शिक्षण में सीखा जाता है, कौशलों का विकास सीखा जाता है। विभिन्न प्रकार के कौशल सूक्ष्म शिक्षण के माइक्रो टीचिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। और इसमें से एक और प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कौशलम नास्ति। सूक्ष्म शिक्षण कौशल नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्रस्तावना कौशल सीखते हैं, आगमन निगमन सीखते हैं, पुनर्बलन कौशल सीखते हैं, श्यामपट्ट कौशल अभ्यास और प्रयोग के द्वारा सीखा जाता है। आज का ये विषय अपना पूरा है। ये सब हमने संस्कृत सरला से पढ़ा। द्वितीय संस्करण है, 2009 से 2023 तक के प्रश्न है। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप इन नंबर पर भेजिएगा, 9928946539 पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।